हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम लोग यहाँ पर 130 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस का स्टडी करेंगे। यह हमारा प्रतियोगिता दर्पण से लिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रतियोगिता दर्पण के टीम द्वारा या सार संग्रह के नाम से 130 जीके जीएस का संकलन किया जाता है, जो पर मंथ प्रतियोगिता दर्पण में छपते हैं। तो यह हमारा मार्च 2023 के प्रतियोगिता दर्पण से लिया गया 130 इंपॉर्टेंट जीके जीएस का कलेक्शन है। इसका हम आज स्टडी करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और आप इस चैनल पर नए हैं, आज पहली बार इस चैनल देख रहे हैं, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस टाइप के वीडियो आपको पर मंथ मिलते रहेंगे। वैसे पर डे कोई ना कोई वीडियो अपलोड होता है, जिससे आपका नॉलेज इंक्रीज होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। यहाँ से 10 क्वेश्चन मिलेंगे। इस तरह से हर एक पार्ट से 10-10 क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, यह ऋग्वेद में पाया जाता है। वैदिक साहित्य का सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। महाजनपद युग के 16 महाजनपदों का नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लेखित मिलते हैं। इनमें से किस जनपदों का नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लिखित है? जैसा कि कई एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। यह क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। साथ ही अष्टाध्यायी के जो पाणिनि के जो अष्टाध्यायी है बुक है, उनमें किन किन जनपदों का नाम है, कितने जनपदों का नाम लिखा मिला है? तो उनमें 3 जनपद का नाम मिला है, एक मगध, दूसरा अस्मक और तीसरा कंबोज। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम राहुगण। मैत्रेय संहिता संबंधित है, यह आयुर्वेद से संबंधित है। उत्तर वैदिक काल में किन राज्यों को आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? वह कुरु और पंचाल को समझा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1296 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया, उस समय वहाँ का शासक रामचंद्र था, जो यादव वंश से थे। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर का उपाधि दी गई? यह युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध, जो 1526 में लड़ा गया था। यह 1526 ईस्वी में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहे। और इसे विजय की उन्होंने शुभ अवसर पर अपने सगे संबंधियों, अपने जो भी उनके राजमहल में कार्यरत पर्सन थे, उन सभी के लिए ढेर सारे जो है सो उन्होंने खजाने बांटे थे, जिसके वजह से उसे कलंदर का उपाधि दिया गया। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? यह रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। एक एग्जाम में सिंपल से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए कितने इस पूरी क्वेश्चंस आपको बता दिए गए थे, छोटा सा आंसर आपसे मांगा था। उसने लिखा था अकबर के समय में महाभारत का रज्मनामा के रूप में ट्रांसलेट किया गया था। यह किस भाषा में किया गया था? तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए जनरली लोग ये पढ़ लेते हैं कि अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में रज्मनामा में अनुवाद किया गया था, लेकिन पढ़ते तो हर जगह हर बुक में लिखा हुआ है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं कि फारसी याद रखना है। क्योंकि एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए थे और यह कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। यह बुक के बारे में रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है, इस टाइप से क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। साके मुस्तईद खां, याद रखेंगे, साके मुस्तईद खां की रचना मासिर-ए-आलमगीर को किसने मुगल राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी थी? यह था जादूनाथ सरकार ने। जादूनाथ सरकार ने मुगल राज्य के गजेटियर का संज्ञा दिया गया था जिस बुक को, वह बुक था मासिर-ए-आलमगीर और उसके राइटर थे सकी मुस्तईद खां। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। यहाँ से भी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने मिलेंगे। नेहरू कांग्रेस द्वारा संयुक्त भारत के अपने आदर्श को त्याग कर विभाजन की बात स्वीकार करने का प्रमुख कारण क्या था? इस क्वेश्चंस को आप भी समझ सकते हैं यदि आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो,
जनरली ये क्वेश्चंस की लेवल रेलवे और एसएससी में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। यदि आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी या अदर कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम या उस लेवल का एग्जाम देते तो यहाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ बड़ा ही रोचक क्वेश्चंस दिया है ऑब्जेक्टिव टाइप में। नेहरू, गांधी या अदर कांग्रेस के नेता, या टोटल एक साथ कांग्रेस भी लिख सकते हैं, द्वारा जिसके आदर्श था कि हम संयुक्त भारत रखेंगे, एक आदर्श वाक्य था, भारत को हम टूटने देंगे, भारत को हम मिली जुली रखेंगे, भारत का कभी भी हम अहित नहीं होने देंगे, उन लोगों ने विभाजन की बात को स्वीकार क्यों किया और स्वीकार कैसे कर सकता है, उसके स्वीकार करने की क्या वजह है। इस टाइप से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में, जिसका आंसर देखिए कितनी बखूबी से यहाँ लिखे हैं। पहले इसे मैं पढ़ देता हूँ, फिर उसे समझाऊंगा क्या है। कांग्रेस नेताओं ने अनुभव किया कि गृह युद्ध की अपेक्षा विभाजन श्रेष्ठ है। जैसे कि आप स्वतंत्रता आंदोलन में पढ़ते हैं, आज़ादी से जस्ट पहले भारत में गृह युद्ध शुरू हो गया था, या कह सकते हैं डायरेक्टली तो हिंदू मुस्लिम राइट शुरू हो गए थे। यदि सरकार को लगा, उस समय के जो कांग्रेसी नेता थे या पूरी कांग्रेस कर सकते हैं, चाहे नेहरू जी हो, गांधी जी हो या अदर जो भी लीडर थे, उन्हें यह लगने लगा था यदि हम विभाजन स्वीकार नहीं किए तो यह राइट बहुत ही हद तक चला जाएगा। कई जगह पर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, ढेर सारे लोग मारे गए। यह घटनाएं तो आज़ादी के बाद भी हुई, लेकिन आज़ादी से पहले ही यह शुरू हो गई थी। आज़ादी के बाद होने की कोई और वजह थी कि पाकिस्तान में हिंदू को मारे रहे थे जो इंडिया भाग के आ रहे थे, इंडिया में बहुत जगह मुस्लिम को मारे गए जो पाकिस्तान भाग कर चले गए। ये सब घटनाएं हुई, लेकिन इसकी एक वजह कुछ और थी। लेकिन आज़ादी से पहले जो हिंदू मुस्लिम राइट हुए थे, इनका मकसद जो इंटरनली कुछ पॉलिटिशियन लीडर ने जो पाकिस्तान का अलग करना चाहता है, जिसमें मोहम्मद जिन्ना अलग थे, एक थे, उनका मुख्य कारण था कि ये राइट करवा कर हम इस तरह से प्रेशर कांग्रेस नेताओं पर पड़े या डलवाए जिससे वह जो विभाजन को स्वीकार कर। तो सिंपल से यहाँ पर यही क्वेश्चन है, चाहे कांग्रेस लिखे, नेहरू जी लिखे, गांधी जी लिखे, कोई लिखे, कि उन्होंने जब आदर्श था कि हम हिंदुस्तान को अलग नहीं होने देंगे, विभाजन नहीं होने देंगे, उसे एक सूत्र में बांध करके रखेंगे, तो उन्होंने विभाजन को स्वीकार क्यों किया। उसका सिंपलिस्टिक आंसर होगा, चाहे जिसका नाम लिखे या कांग्रेस लिखे, तो कांग्रेस नेताओं के अनुभव ने की, उसको उन्होंने अनुभव किया गृह युद्ध की अपेक्षा विभाजन ज़्यादा श्रेष्ठ है। चलो ये हिंदू मुस्लिम राइट यदि लगातार हो रहे थे या और कई विवाद खड़े हो रहे थे, उससे अच्छा है कि चलो विभाजन ही कर दो। समझ गए होंगे आप बात को। तो ये पीसीएस लेवल के क्वेश्चंस में ज़रूर पूछे जाएंगे एग्जाम में। वर्ष 1940 में किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया? यह था लॉर्ड लिथगो। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया? यह 1939 में चुना गया। एक्चुअली सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, एक 1938 में और दूसरा अगले ही साल 1939 में। 1938 में उन्होंने जब कांग्रेस का अध्यक्ष बने और साल भर तक अध्यक्षता की। 1939 में जब कांग्रेस का पुनः अधिवेशन हुआ, जहां पर पुनः चुनाव होने वाले थे, तो गांधी जी ने सुभाष बाबू का विरोध कर दिया। उन्होंने कहा सुभाष बाबू इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। गांधी जी सीतारामैया जी को सपोर्ट करते थे और चाहते थे वही इलेक्शन जीते, वही कांग्रेस का अध्यक्ष बने। लेकिन गांधी जी की बातों को न मानते हुए सुभाष बाबू इलेक्शन लड़ते हैं और उनकी जिस तरह की पहचान थी, जिसकी वजह से उसकी अपनी एक अच्छी छवि थी, जिसकी वजह से उसे लोगों ने वोट दिया और वो कांग्रेस का अध्यक्ष बन गए। कांग्रेस का अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन आंतरिक कलह और गांधी जी के साथ कुछ थोड़ी सी मनमुटाव होने की वजह से उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता से रिजाइन दे दी। रिजाइन देने के बाद 1939 में ही पुनः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। इतने क्वेश्चंस आपको इस तरह से डिटेल इसलिए मैं बताया हूँ कि यह एग्जाम में सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहले कब बने थे, फिर दूसरे कब बने, सुभाष बाबू के बाद कौन बने, इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? या बंगाल विभाजन के विरोध में यह 1905 में प्रारंभ हुआ। किसने कहा था मेरे बालक नहीं, तुम एक भारतीय प्रथम हो और उसके बाद एक मुस्लिम हो? यह मोहम्मद अली जिन्ना का स्टेटमेंट था। हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी? यह जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए की गई थी। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? यह दिल्ली में हुई थी। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था? उसे बांकीपुर जेल में कैद किया गया था। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जमा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था, वे थे
स्वामी सदानंद जी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है? यह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के पास जा सकता है। उनमें से दोनों में से कहीं भी वो जा सकते हैं। किसका कथन था कि अनुच्छेद 356 एक मृत पत्र की भांति रहेगा, इसका प्रयोग अंतिम साधन के रूप में किया जाएगा। यह कहने वाले थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? यह केरल हाईकोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट के उच्च मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? उस 10 वर्ष तक है। किस प्रकार के विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से बिना पुनर्विचार हेतु भेजे हस्ताक्षर करने पड़ते हैं? वित्त विधेयक पर, क्योंकि वित्त विधेयक पेश ही किया जाता है राष्ट्रपति के अनुशंसा के बाद। पहले राष्ट्रपति ही उस पर अनुशंसा करते हैं, बोले हाँ उसे संसद में पेश किया जाए, फिर उसे पेश किया जाता है। तो राष्ट्रपति तो हस्ताक्षर उस पर करेंगे ही करने, वो उसके लिए वो बाध्य है, ठीक है। और वित्त विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, ये भी याद रखेंगे। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? वास्तविक न्यायाधिकार के तहत। संविधान के अनुच्छेद 1, 2, 3, 123 किससे संबंधित है? यह राष्ट्रपति के अध्यादेश से है। उसे ट्रिक से अभी आप रख सकते हैं, जैसे बोलते हैं कोई 1, 2, 3 बोले, काम ओके डन हो गया। तो इसी तरह से सांसद जो कोई, वैसे सांसद को कानून बनाने का अथॉरिटी है, पावर है, लेकिन कभी कभी जब सांसद सत्र नहीं चल रहे होते हैं तो राष्ट्रपति कानून बना देते हैं। वो 1, 2, 3 बोले, सांसद कानून पास कर दिए, तो उसको बोलते हैं अध्यादेश, ठीक है। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? ये राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश नहीं जारी कर सकते हैं, जबकि वह केंद्र सूची और समवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भारत एवं विश्व का भूगोल। यहाँ से भी हमें 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान की समानता के कारण पृथ्वी के बहन ग्रह के रूप में जाना जाता है? यह ग्रह शुक्र है। एग्जाम में आपको पूछे पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की जुर्मा, पृथ्वी की बुआ, सब में आपको टिक करना है शुक्र ग्रह को। और कौन सा ग्रह घने बादल के आवरण से घिरा हुआ है, इसलिए इसे विल्ड प्लैनेट या घुमा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है? यह भी शुक्र है। किलोआ, माउंट रेनियर, माउंट शास्ता, माउंट हुड, 3 सिस्टर्स और येलोस्टोन ज्वालामुखी कहाँ पर है? ये सभी ज्वालामुखी के नाम थे। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कौन सा महासागर यस आकार के है? यह अटलांटिक महासागर है, जैसे आप देखे भी होंगे मैप में, इस तरह से इस आकार में है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर यह प्रशांत महासागर है। कौन सा ज्वालामुखी, और याद रखिएगा पीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, इनमें से कौन तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहला सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, दूसरा अटलांटिक महासागर है, और तीसरा हिंद महासागर है। कौन सा जलडमरूमध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जुड़ता है? यह बेरिंग जलडमरूमध्य है। क्षुद्र ग्रह किसकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? यह मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ब्लू माउंटेन पीक भारत के किस राज्य में है? यह मिजोरम राज्य में है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है जिसमें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद उल्कापिंड जल जाता है? यह है मध्यमंडल। कौन सा पड़ोसी देश अधिकतम भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? वह नेपाल है। भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ठीक है। उन सभी के साथ नेपाल जो है अपनी सीमा साझा करता है।
नेक्स्ट देखते हैं, भारत में समुद्री कछुआ परियोजना प्रारंभ किया गया था 1995 में। एपीफाइट्स अधिपाद वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर वर्षा पूरी वर्ष होता है, मतलब जहां पर सालों भर वर्षा होता है वहां पर एपीफाइट्स या अधिपाद पाए जाते हैं। खाद्य श्रृंखला का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो जानते हुए खाद्य श्रृंखला में उत्पादक होगा, उपभोक्ता होगा और अपघटक होगा। इन्हीं तीनों से खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक क्या है? मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक राइजोफोरा है। किस पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सही मार्ग क्या है? मतलब किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का सही मार्ग क्या है? मतलब ऊर्जा कैसे मतलब एक चेन से दूसरी चेन में जाता है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाता है। तो ऊर्जा सबसे पहले उत्पादक के पास, उत्पादक को खाते हैं शाकाहारी जीव, तो उसके पास। जब शाकाहारी जीव को मांसाहारी जीव खाते हैं तो उनमें ऊर्जा का प्रवाह होता है। जब मांसाहारी को अपघटक खा जाते हैं, अपघटक उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो यह ऊर्जा इधर पहुँच जाती है। जैसे कि भी जानते हैं ऊर्जा का कभी नाश नहीं होता है, यह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक जीव से या एक लेवल से दूसरे लेवल में उसका सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर कब और कहाँ हस्ताक्षर हुआ? यह 5 जून 1992 को रियो डी जेनेरियो में, जो ब्राज़ील का एक शहर है, वहाँ हुआ था। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जैविक विविधता पर सम्मेलन कब प्रभावी हुआ? जो यह 5 जून 1992 को बना, वो प्रभावी कब हुआ? यह प्रभावी हुआ 29 दिसंबर 1993 को। भारत की जलवायु परिवर्तन कार्य योजना क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान के तहत कितने मिशनों का उल्लेख किया गया? इसमें 8 मिशन का किया गया। भारत में कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो सबसे ज़्यादा गाड़ी के इंजन के वाहनों के से निकलता है। जो ऐसे इंजन जो पेट्रोल डीजल से चलते हैं उससे सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर आते हैं। कोयले से जो चलने वाले कारखाने हैं उनसे भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। और ये इतने घातक हैं कि ऑक्सीजन के साथ या श्वास लेने के टाइम में आपके शरीर में जाएंगे और ऑक्सीजन से पहले आपके शरीर में आपके हीमोग्लोबिन में घुल जाते हैं। और यदि ज़्यादा मात्रा में अचानक किसी के शरीर में चला जाए तो इंसान का मौत उसी समय हो सकता है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? यह ध्वनि से संबंधित है। यह कई एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। ये 2 टाइप के यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो ये सामने दिख रहे हैं, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो यह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि हाईवे के बगल में जो दोनों साइड पेड़ लगाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसे ग्रीन मफलर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वह ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए हाईवे के दोनों साइड जो है पेड़ पौधा लगाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था से, इसे देखते हैं। पश्चिम बंगाल में सलबोनी क्यों प्रसिद्ध है? यह आधुनिक मुद्रा प्रेस के लिए प्रसिद्ध है। संकुचित मुद्रा को किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे M1 से प्रदर्शित करते हैं। भारतीय रुपये के लिए ISO कोड क्या है? ISO 4217 है। खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? या दूसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। भारत में पहली बार भारत में किस एजेंसी ने व्यापक आधार पर इक्विटी इंडेक्स शुरू किया? यह है क्रिसिल, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। भद्रावती कर्नाटक में है, चुर्क उत्तर प्रदेश, डालमिया नगर बिहार, ग्वालियर मध्य प्रदेश, ओखा गुजरात, सवाई माधोपुर राजस्थान, सूरजपुर पंजाब में मुख्य उद्योग कौन सा है? मतलब इन सब जगहों पर का जो मुख्य उद्योग है यह सीमेंट उद्योग। ठीक है, यह क्वेश्चन जो डालमिया नगर बिहार में है सीमेंट के लिए फेमस है। कई तरह से यह क्वेश्चन को बार बार पूछे जाते हैं बिहार बेस्ड एग्जाम में, याद रखेंगे। सार संग्रह के इस पार्ट से हम लगभग 60 क्वेश्चंस का GK GS के जो था उसे हम कंप्लीट कर लिए हैं विथ डिटेल स्टडी। और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस बच जाते हैं उसका हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। यह वीडियो बड़ा हो रहा था इसलिए हम इसे स्टॉप कर दिए यहाँ पर। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और अभी यदि इस चैनल पर आप नए हैं, अभी यह वीडियो देख रहे हैं, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।